हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। तो आज के इस क्लास में आपको पढ़ना है चैप्टर 2 मेजर पेपर 8 हिंदी। चैप्टर फर्स्ट हो चुका है, उसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर था, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो पूरा हम करवा चुके हैं पिछले क्लास में। तो आप जाकर के चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वहाँ पे क्लास हिंदी का। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है आपको, वो पूरा हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि क्लास में अंत तक बने रहना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। आप सभी का एग्जाम है, इसीलिए हम तैयारी थोड़ा जल्दी करेंगे। तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया है, भाषा परिवार की संकल्पना के संदर्भ में लहर सिद्धांत और वंश वृक्ष सिद्धांत का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्या है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपको इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ से हम आंसर लिखना चालू करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आपको नोट डाउन करते चलना है। तो आंसर में आपको लिखना है, भाषा परिवार से आशय उन भाषाओं के समूह से है जिनकी उत्पत्ति एक ही मूल भाषा से हुई होती है। इसका कहने का मतलब है कि कुछ भाषाएं एक ही पुरानी भाषा से निकली होती है। ऐसी भाषाओं को एक ही परिवार की भाषा कहा जाता है। आगे लिखा गया है, समय के साथ साथ यह मूल भाषा कई अलग अलग भाषाओं में विभाजित हो जाती है। इसका कहने का मतलब है कि समय बीतने पर मूल भाषा बदलती जाती है और धीरे धीरे उससे नई नई भाषाएं बन जाती है। आगे लिखा गया है, भाषा परिवार को समझने के लिए भाषाविदों ने दो प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। पहला है आपका वंश वृक्ष सिद्धांत और दूसरा है लहर सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांत दिया गया है, आपको याद रखना है इसका नाम। इसका कहने का मतलब था कि भाषा के विकास को समझने के लिए विद्वानों ने दो मुख्य तरीके बताए हैं। तो पहला तरीका है आपका वंश वृक्ष सिद्धांत और दूसरा लहर सिद्धांत। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, वंश वृक्ष सिद्धांत के बारे में आपको बताया गया है। तो वंश वृक्ष सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन भाषाविद ऑगस्ट स्केल्चर ने किया था। इसका कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत को जर्मनी के प्रसिद्ध भाषाविद ऑगस्ट सरलाइखर ने प्रस्तुत किया था। स्काइलर ने प्रस्तुत किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार भाषाओं का विकास एक पेड़ की तरह होता है। इसका कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास ठीक उसी तरह होता है जैसे पेड़ बढ़ता है। जैसे पेड़ के तने से शाखाएं निकलती है, उसी प्रकार एक मूल भाषा से अनेक भाषा विकसित होती है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे पेड़ के तने से कई शाखा निकलती है, वैसे ही एक भाषा से कई भाषा बन जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत से प्राकृतिक और प्राकृतिक से उपभ्रंश और उपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा विकसित हुई। इसका कहने का मतलब है कि एक उदाहरण दिया गया है आपको कि भाषा कैसे बदलती है, ये बताया गया है। तो पहले बताया गया कि कैसे संस्कृत से प्राकृतिक निकलता है, उसके बाद उपभ्रंश, फिर उपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा निकल करके आती है। आगे लिखा गया है, यह सिद्धांत भाषा के विकास को स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से दिखाता है। इसका कहने का मतलब है कि ये सिद्धांत हमें साफ साफ बताता है कि भाषा किस क्रम से विकसित हुई है। आगे लिखा गया है लहर सिद्धांत के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेव थ्योरी। तो लहर सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन भाषाविद जोहानेस स्केमिड ने किया था। इसका कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत को जर्मनी के विद्वान जोहानेस स्मिट ने बताया था। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास लहरों की तरफ फैलता है। इसका कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत के अनुसार भाषा में बदलाव धीरे धीरे चारों ओर फैलता है। आगे लिखा गया है, एक मिनट, जैसे पानी में पत्थर डालने पर लहरें चारों ओर फैलती है, वैसे ही किसी भाषा में होने वाला परिवर्तन आसपास की भाषाओं में फैल जाता है। इसका कहने का मतलब है कि एक उदाहरण आपको दिया गया है। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा दिखाया गया है कि जब पानी में पत्थर डालते हैं तो गोल गोल लहरें फैलती है। इसी तरह जब किसी भाषा में बदलाव होता है तो वो पास की भाषाओं को भी प्रभावित करता है।
आगे लिखा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार भाषा केवल एक ही दिशा में विकसित नहीं होती बल्कि वे एक दूसरे को प्रभावित करती है। आगे लिखा गया है, इस प्रकार वंशावृक्ष सिद्धांत भाषा के विकास को वंशानुगत रूप से समझाता है, जबकि लहर सिद्धांत भाषा को परस्पर प्रभाव और परस्पर प्रसार को स्पष्ट करता है। तो वंशावृक्ष सिद्धांत क्या समझाता है? भाषा के परिवार और उत्पत्ति को समझाता है। लेकिन अगर हम बात करें लहर सिद्धांत की, तो लहर सिद्धांत भाषाओं के आपसी प्रभाव को समझाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप सभी को बस इतना ही तक लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, विश्व के भाषा परिवार को विस्तार पूर्वक लिखिए। इसमें आपको लिखना क्या है? इसमें आपको लिखना है, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है जिन्हें उनके समान मूल और विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भाषा परिवार में बांटा गया है। प्रमुख भाषा परिवार निम्नलिखित है। तो नीचे लिखा गया है कुछ भाषा परिवार के बारे में। तो इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि दुनिया में हजारों भाषाएं हैं। जिन भाषा की उत्पत्ति और विशेषता समान होती है उनके एक ही भाषा परिवार में रखा जाता है। उनको क्या किया जाता है? एक ही भाषा परिवार में रखा जाता है। तो आगे लिखा गया है, सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है भारोपीय भाषा परिवार। तो सबसे पहला पॉइंट में आपको ये लिखना है और इसमें आपको और क्या लिखना है? इसमें आपको ये लिखना है, यह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको, भारोपीय भाषा परिवार का क्या मतलब होता है। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा भाषा समूह है। इसका कहने का मतलब है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा भाषा समूह है। आगे लिखा गया, यूरोप और एशिया के कई देशों में इसकी भाषा बोली जाती है। इसका कहने का मतलब है कि इस परिवार की भाषा यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में बोली जाती है। आगे लिखा गया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाएं इस परिवार की है। यानी ये सभी भाषाएं एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। ये आपको याद रखना है ये सब, और ये सभी भाषा का नाम आपको याद रखना है। आगे दिया गया है दूसरा पॉइंट में आपको द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में। तो अब हम इसके बारे में भी जानेंगे। इसमें लिखा गया है, यह मुख्यतः दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का समूह है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। इसका कहने का मतलब है कि द्रविड़ भाषा ज़्यादातर दक्षिण भारत में बोली जाती है। तो ये 4 द्रविड़ परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। ये चारों का नाम आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा भाषा परिवार का नाम यहाँ पे दिया गया है चीन तिब्बती भाषा परिवार, यानी साइनो टिबेटियन। तो इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यह भाषा परिवार मुख्यतः चीन, तिब्बत, पूर्व एशिया में पाया जाता है। चीनी भाषा इसकी सबसे प्रमुख भाषा है। तो यह भाषा परिवार एशिया के पूर्व भाग में पाया जाता है। तो इस परिवार में चीनी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अब अगला पॉइंट आपको दिया गया है हेमिटिक भाषा परिवार। इसका कहने का मतलब है कि यह परिवार पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। अरबी और हिब्रू इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये इस परिवार की मुख्य भाषाएं हैं। तो कौन कौन सी मुख्य भाषा है? अरबी, हिब्रू, ये आपको याद रखना है। यह भाषा समूह अरब देशों और उत्तरी अफ्रीका में मिलती है। ये आपको अरब और उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ये भाषा आपको सुनने को मिलेगा। अगला दिया गया है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। यह भाषा परिवार भारत के कुछ आदिवासी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। संथाली और मुंडारी इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। इसका कहने का मतलब है कि भारत के कुछ आदिवासी समुदाय इस परिवार की भाषाएं बोलते हैं। तो ये 2 प्रमुख आदिवासी भाषाएं हैं जिसका नाम है संथाली और मुंडारी। ये आपको नाम याद रखना है। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, 1 मिनट। तो अगला पॉइंट दिया गया है यूराल अल्ताई भाषा परिवार। इसका कहने का मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि इस परिवार की भाषाएं मध्य एशिया और उत्तरी यूरोप में बोली जाती है। यानी भारत में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ये भाषा आपको
मध्य एशिया और उत्तरी यूरोप में देखने को मिलेगा। तुर्की और फिनिश इसकी प्रमुख भाषा है। तो ये आपको नाम याद रखना है, तुर्की और फिनिश। इस प्रकार विश्व की भाषा को उनके मूल संरचना और इतिहास के आधार पर विभिन्न भाषा परिवार में वर्गित किया जाता है। तो ये 6 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहीं तक लिखना था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया आधुनिक भारतीय भाषाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको आंसर लिखना है भारत भाषाई विविधता वाला देश है। इसका कहने का मतलब है कि भारत में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आगे लिखा गया यहाँ अनेक आधुनिक भाषाएं बोली जाती है जिनका विकास प्राचीन भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृतिक और उपभ्रंश से हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि आज की भारतीय भाषा पुरानी भाषाओं से धीरे धीरे विकसित हुई है। आगे लिखा गया भारत की प्रमुख आधुनिक भाषाएं है जिनका नाम यहाँ पे लिखा गया है हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, असमिया और उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो आदि। ये सभी भाषा का नाम लिखा गया है, आपको इसको याद रखना है। ये वर्तमान प्रमुख भाषाएं हैं। आगे लिखा गया है आधुनिक इन भाषाओं में हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इतना सारा भाषा का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो भारत में बोला जाता है वो है हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। तो दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम प्रमुख है। तो दक्षिण भारत में ये सब भाषा प्रमुख है और इन सभी भाषाओं को अपना अपना साहित्य, व्याकरण और सांस्कृतिक महत्व होता है। आगे लिखा गया आधुनिक भारतीय भाषा भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता को दर्शाती है और देश की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाती है। तो इसका कहने का मतलब है कि इन भाषाओं से भारत की अलग अलग संस्कृति और एकता दोनों दिखाई देती है। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, यहीं तक लिखना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है भारोपीय परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए। इसमें आपको लिखना है भारोपीय भाषा परिवार विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इस परिवार में सबसे अधिक भाषाएं शामिल होती है। तो इस परिवार की भाषा मुख्यतः यूरोप और एशिया के देशों में बोली जाती है। तो ये जो परिवार है इसका भाषा मुख्य रूप से यूरोप और एशिया के जैसे देशों में आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर यह भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस परिवार को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग आपको यहाँ पे लिखा गया है सेंटम ग्रुप और दूसरा भाग यहाँ पर लिखा गया है शतम वर्ग और केंटुम वर्ग। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है केंटुम वर्ग। तो इस वर्ग की भाषाओं में क ध्वनि का प्रयोग अधिक होता है। इसका कहने का मतलब है कि इस वर्ग की भाषाओं में क जैसी ध्वनियाँ ज़्यादा मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आपको इसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मनी और अंग्रेजी जैसी भाषा आती है। ये आपको याद रखना है इसमें कौन कौन सा भाषा आता है। और हम बात करें अगर शतम वर्ग की, तो इस वर्ग की भाषाओं में स ध्वनि का अधिक प्रयोग होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इस वर्ग की भाषाओं में स जैसी ध्वनियाँ ज़्यादा मिलती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा इसमें संस्कृत, हिंदी, फारसी, रूसी जैसी भाषाएं इसमें शामिल होती है। ये आपको याद रखना है कि इसमें ये भाषा शामिल होती है और इसमें ये भाषा शामिल है। तो इन दोनों वर्गों के आधार पर भारोपीय भाषाओं का विकास और उनकी विशेषताओं को समझा जाता है। तो इन दोनों के आधार पर ही उनकी भाषा को समझा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी इतना ही लिखना था। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है भारोपीय भाषाओं की उपशाखाओं का वर्णन कीजिए। इसमें आपको लिखना है कि भारोपीय भाषा परिवार की कई उपशाखाएं हैं। तो कुछ उपशाखाएं का नाम यहाँ पे दिया गया है पॉइंट वाइज करके। तो आपको भी पॉइंट वाइज करके याद रखना है। तो प्रमुख उपशाखाएं इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट दिया गया है
तो पहला दिया गया है इंडो ईरानी शाखा, इसमें आपको ये सब भाषा देखने को मिलेगा। और दूसरा दिया गया है जर्मनिक शाखा, इसमें ये सब भाषा देखने को मिलेगा। रोमांस शाखा में आपको फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पुर्तगाली ये सब भाषा शामिल होता है इसमें। और बाल्टो में शामिल होता है ये भाषा, और ग्रीक में शामिल होता है ग्रीक की भाषा। और सेल्टिक शाखा में शामिल होता है आयरिश और वेल्श भाषा। तो अर्मीनियन शाखा में शामिल होता है अर्मेनियन भाषा। तो अल्बानियन शाखा में शामिल होता है अल्बानियन भाषा। ये कुछ भाषाओं आपको दिया गया है, कुछ शाखा का नाम दिया गया है जो कि आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इतना ही लिखना है, आपको यहीं तक लिखना है। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत ईरानिया उपवर्ग को संक्षेप में बताइए। इसमें आपको लिखना है भारत ईरानीय उपवर्ग भारोपीय भाषा परिवार की एक प्रमुख शाखाएं है। इसमें भारत और ईरान क्षेत्र की भाषाएं शामिल होती है। इसमें कौन सा शामिल होता है? भारत और ईरान क्षेत्र की भाषा शामिल होती है। तो इसे दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है भारतीय आर्य भाषा और दूसरा है ईरानी भाषा। दो भाग में बांटा गया है, दोनों भाग का नाम आपको याद रखना है। भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत, हिंदी, बंगाली, मराठी आदि आती है। तो भारतीय आर्य भाषा में ये सभी भाषा शामिल होती है। अगर हम बात करें ईरानी भाषा की तो उसमें फारसी, पश्तो और कुर्दी ये सब शामिल होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के नाम लिखिए। तो 22 का आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो भारत के संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 8th शेड्यूल में 22 भाषा शामिल है, यानी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं का नाम यहाँ पे लिखा गया है। तो 22 भाषा कौन कौन सा है वो आपको देख लेना है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, मणिपुरी, असमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये 22 भाषा लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको याद रखना है इसको। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। तो पूछा गया है भारोपीय की मुख्य भाषाओं के नाम बताइए। तो भारोपीय भाषा परिवार की मुख्य भाषाएं हैं तो कौन कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, फारसी, ग्रीक, इटालियन आदि। तो ये सब इसकी भाषा है जो कि आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है द्रविड़ भाषाओं की 3 संरचना संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे संक्षेप में स्पष्ट किया गया है। तो इसमें आपको लिखना है कि द्रविड़ भाषाओं की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है, इन भाषाओं में शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? शब्द के अंत में प्रत्यय लगा करके नया शब्द बनाया जाता है। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि इन भाषाओं में व्याकरण की संरचना स्पष्ट और व्यवस्थित होता है। और अगला पॉइंट आपको लिखना है, इन भाषाओं में ध्वनि और उच्चारण की विशेष प्रणाली होती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम प्रमुख द्रविड़ भाषा है। तो द्रविड़ भाषा ये चारों है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बस इतना ही लिखना था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है प्राकृतिक पाली और उपभ्रंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो प्राकृतिक संस्कृत से विकसित हुई जनभाषा थी। तो इसका कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संस्कृत से विकसित हुआ है और इसका प्रयोग प्राचीन भारत में आम जनता करती थी। तो अब हम बात करें अगर जैन की, तो जैन साहित्य में इसका व्यापक उपयोग हुआ है। किसका उपयोग हुआ है? तो प्राकृतिक भाषा का। प्राकृतिक कृतिक नहीं होगा, सॉरी, प्राकृत भाषा। अब हम बात करें अगर पाली की, तो पाली बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा थी। पाली किसकी प्रमुख भाषा थी? तो बौद्ध धर्म की। और इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई है जैसे कि त्रिपिटक, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें अगर उपभ्रंश की, तो उपभ्रंश प्राकृत से विकसित भाषा थी जिससे आगे चल करके आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ। हिंदी, गुजराती और राजस्थानी जैसी भाषाओं की जड़ें उपभ्रंश में पाई जाती है।
तो ये तीनों को संक्षेप में परिचय दे दिया गया है तीनों का। तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन था आज के इस चैप्टर 2 में पूरा कंप्लीट हो चुका है। इतना ही क्वेश्चन था आपको चैप्टर 2 में दिया हुआ। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है। इसीलिए आप सभी को क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है एग्जाम से पहले। और इंटरनल एग्जाम आप सभी का चल रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। क्लास कैसा लगा कमेंट में बताना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना है। बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं देना है, फैन ऑन है इसीलिए बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा होगा आपको, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। बस क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है। बस मेरा आवाज़ आप सभी तक पहुंच रहा होगा, उसी पे ध्यान देना है। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तो अगला क्लास आप सभी को कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर देना है। तो चलिए धन्यवाद।